शादी को लेकर आजकल बड़ी सारी चीजें होती हैं। हम देखते हैं डिवोर्स बड़ी जल्दी हो जाते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज के हों या फिर आम जिंदगी में हो। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना का मात्र एक उपाय डिवोर्स है? मैरिज का कॉन्सेप्ट तो शायद यही था कि दो लोग एक दूसरे के पूरक बन के जीवन को आगे व्यापन करें। अभी जो हम रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे वो मैरिड रिलेशनशिप है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं। और वहीं कहीं हमारी परंपराओं में ये ऑप्शन ही नहीं था। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। और आज हम जिस सब्जेक्ट के साथ आए हैं वो सब्जेक्ट तो खास है ही, लेकिन उस सब्जेक्ट के साथ साथ जो मेरे दो मेहमान हैं वो भी बेहद खास है। वैसे तो ये काफी अच्छे दोस्त हैं और कई बार दोस्तों के बीच में भी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन आज के सब्जेक्ट में इन दोनों की अलग अलग राय है, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉडकास्ट जाने वाला है। अलंकृता मेरे साथ है। अलंकृता जो कि अपने मॉडर्न आइडियोलॉजी को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करती हैं और साथ ही साथ उनका जो सेशन होता है वो थोड़ा ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आज की जनरेशन है उनके साथ काफी ज्यादा मेल खाता है, उनको काफी ज्यादा रिलेट करती है। तो मेरी दूसरी तरफ है ऋतु जी। ऋतु जी थोड़ी सी ट्रेडिशनल साइड का अपना एस्पेक्ट बताएंगी, क्योंकि ऋतु जी का मानना है कि जो हमारे इतने सालों से चीजें चलती आ रही हैं उन्हीं पर अगर आप अमल करें तो आप ज्यादा सही रहेंगे, ना कि वक्त के साथ बदलना या फिर वक्त के साथ वेस्टर्नाइज्ड होना। वो शायद कहीं ना कहीं इनको उनसे गुरेज करती है। ठीक है मैं बिल्कुल, है ना? तो चलिए फिर तैयार हो जाइए हमारे इस खास वॉर के लिए, क्योंकि आज का सब्जेक्ट आपके ऊपर ही है, आपकी जनरेशन के ऊपर ही है। शादीशुदा जिंदगी, पढ़ाई, बच्चे, पेरेंटिंग, तमाम मुद्दों को हम उठाएंगे। और मेरा सबसे पहला सवाल जो है लंबिता आपसे है। शादी को लेकर आजकल बड़ी सारी चीजें होती हैं। हम देखते हैं डिवोर्स बड़ी जल्दी हो जाते हैं, चाहे वो सेलिब्रिटीज के हों या फिर आम जिंदगी में हो। डिवोर्स क्योंकि भारत का प्रचलन नहीं है, डिवोर्स है ही नहीं, भारत में होता ही नहीं था। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना का मात्र एक उपाय डिवोर्स है? तमन्ना, बहुत ही आज कल के लिए रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। आई बिलीव बाहर हम जब आजकल काम करने निकलते हैं तो एक बैटल जैसा होता है, और फिर जब हम घर आते हैं तो वो एक और बैटल फील्ड नहीं होना चाहिए हमारे लिए। वो एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हमें सुकून मिले, जहाँ हमें ग्रोथ मिले। अदरवाइज मैरिज का कॉन्सेप्ट तो शायद यही था कि दो लोग एक दूसरे के पूरक बन के जीवन को आगे व्यापन करें। लेकिन अब अगर कहीं ऐसा लगता है कि आपके लिए मैरिज जो है आपकी आत्मा के विकास के लिए, अपने खुद के विकास के लिए, आपकी खुद की ग्रोथ के लिए एक हर्डल बन जाए और रोजाना आप एक अनहैप्पी एटमॉस्फेयर में हैं, उससे बेहतर होता है कि आप एक हैप्पीनेस और पीस को चूज करें। आप उस पार्टनर को फ्री छोड़ दें और आगे बढ़ें। पार्टनर को फ्री छोड़ दें, लेकिन अगर हम कुछ पीछे जाए, हमारी जनरेशन के लोग, अगर मैं अपने मम्मी पापा से बोलूँ मेरी रिलेशनशिप से नहीं चल रहा तो मुझे यही राय देंगे एडजस्ट करो। तो कहाँ तक एडजस्ट करें आपके हिसाब से ट्रेडिशनली? नहीं, देखो तमन्ना, यहाँ पे बात ना दृष्टिकोण का है। एक्चुअली क्या है कि अभी जो हम रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे वो मैरिड रिलेशनशिप है, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम अलग हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं। और वहीं कहीं हमारी परंपराओं में ये ऑप्शन ही नहीं था। अभी बताओ, मतभेद किस रिश्ते में नहीं होता? क्या भाई बहन में नहीं होता, या बहन बहन में नहीं होता, या माता पिता और बच्चों में नहीं होता? हो सकता है आपके भाई के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं बन रही है, लेकिन हम कभी दिमाग में ये नहीं आता कि हम अलग हो जाए, मतलब इस भाई को, इस रिश्ते को छोड़ दें। लेकिन हस्बैंड वाइफ में ये बात क्यों आ जाती है? क्योंकि आपको ऑप्शन एक सामने नजर आता है। और हमारे पुरानी परंपराओं में, जब हमारी दादी नानी, आप कभी भी देखा हो भाई सबके घर में, तो उनका जो बॉन्डिंग आप देखते होगे, जो प्यार, जो एक दूसरे के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयरिंग नेचर, वो हमें आजकल नहीं मिलता है। क्योंकि एक तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, शादी हो गई मतलब हो गई, वो दिल से स्वीकार कर लेते थे उस रिश्ते को। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आप सहते जाओ और बिल्कुल भी आपको जितना आप शोषण सही है, अलग मत हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन एक प्रयास जरूर करना चाहिए। लेकिन ऋतु जी, आपको नहीं लगता कि भाई बहन का रिश्ता और हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, ये रिश्ते
हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, और मेरा भी ये सवाल था सामने। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सही बात है, लेकिन देखिए शादी भी आजकल कब होती है, 25 ईयर्स के बाद या 26 या कभी कभी 30 ईयर्स में शादी हो रही है, तो आपने उस रिश्ते को भी 30 साल निभाया है ना, और आने वाले 30 साल आपको लेकिन वहाँ आपके पास ये मजबूरी नहीं है ना कि आपको शाम को आके एक ही रूम में रुकना है। और देखिए पति पत्नी का जो एक रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि आपको आप स्टेप मत उठाइए, लेकिन एकदम से तैश में आके बिल्कुल पेशेंस नहीं है, ईगो बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, तो अगर दोनों तरफ से थोड़े प्रयास किए जाएं तो रिश्ते बचाए जा सकते हैं। कि बहुत ज्यादा ना टैबू बना दिया है डाइवोर्स को, इस वजह से बहुत सारी औरतें जो हैं वो बहुत सहती हैं। और खासकर हमारे देश में तो अगर आप आंकड़े लगाएंगे ना, हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे कम है। और सबसे कम इसलिए क्योंकि औरतें बहुत कुछ सहती रहती है, जस्ट बिकॉज उनको शादी में रहना होता है तो वो मार भी सह रही हैं, गालियां भी सह रही हैं, बहुत कुछ सह रही हैं। लेकिन बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी समय बहुत चेंज हो गया और अब उतनी स्थिति वैसी नहीं है। अभी स्त्रियां हर चीज में आगे आ रही हैं। आप देखो कोई ऐसा फील्ड नहीं बचा है जहां पर वो आगे नहीं है। और यहाँ पे एक ही पहलू के दो देखिए, यहाँ पर हस्बैंड को भी सपोर्ट चाहिए और वाइफ को भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल वाइफ को ही चाहिए, हस्बैंड को नहीं चाहिए। हस्बैंड नहीं सहते, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़के नहीं सहन करते हैं। कई केसेस देखे हैं जिसमें मैं अपना अगर बात करूं तो मैंने ऐसे बहुत कम लड़कियां देखी हैं जो एक्सट्रीम चीट करती हैं। आज तो क्या केसेस हो रहे हैं जो लड़कियां मार रही है, वो अलग चीज है। नहीं, देखिए चीटिंग एक अलग है, धोखा और चीटिंग एक अलग मैटर है। उसको तो मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आपको सहन करना है, लेकिन छोटे-छोटे मुद्दे मुझे अभी ऐसा लगता है तमन्ना कि जहाँ लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, जहाँ लड़कियां अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो लड़कों के साथ भी बहुत इनजस्टिस होता है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो उनको बहुत चीजें हैंडल करनी है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है, फिर अपनी वाइफ को भी देखना है, और वाइफ और पेरेंट्स नहीं बनती आपस में, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। कि आजकल जो न्यू जनरेशन है बहुत सारी चीजें हैं। आप बताओ, आप कह रहे हो चलो सारा दोषारोपण आजकल हस्बैंड की तरफ हो जाता है, लेकिन वाइफ या लड़कियां भी क्या फॉलो कर रही है? आपने कौन सी ऐसी परंपराओं को फॉलो किया? ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि एडजस्टमेंट नहीं, जरा सा भी कुछ हुआ तो नहीं, बस डिवोर्स लेना है, अलग हो जाए। ये गलत है, जरा सा किसी बात पे अलग होना बहुत ही थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और पहले कोशिश करनी चाहिए, एडजस्टमेंट की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि शादी हमारे जो वैदिक परंपराएं, इसमें तो देखिए कहते हैं ना कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है और ईश्वर के पास से जोड़े से एस्ट्रोलॉजी को जोड़े तो बिल्कुल। अगर देखिए आप भी एस्ट्रोलॉजर हो और मैं भी हूँ, आपने भी कुंडली एनालिसिस किया है। सप्तम भाव में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि शादी का होता है। अगर आपके पास इतने क्लाइंट्स हैं, कुंडली अगर आप देखते हो तो अगर सप्तम भाव किसी का खराब है, मेरा क्या कहना है, आप सुनो, ऐसे केसेस कुंडलियां बिल्कुल मिलती थी। आप मेरी बात सुनो, नहीं मैं गुण की बात ही नहीं कर रही हूँ, आप मेरी बात समझो कि किसी की कुंडली में अगर मैरिज का सुख नहीं है, सिंपल एक बात का जवाब दो आप, नहीं है शादी का सुख, तो क्या दूसरी शादी में उसको वो सुख मिलेगा? आप सिर्फ हाँ ना में जवाब दो। एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आपने कुंडली पढ़ी है, सप्तम भाव खराब है, ठीक है, दूसरी शादी का भाव भी खराब है, देखिए मैं क्या कहती हूँ कि आप इसमें परेशानी जो झेल रहे, हो सकता है दूसरे रिश्ते में आपको ये परेशानी ना झेलनी पड़े, लेकिन कोई ऐसी नई परेशानी, मेरा सिर्फ क्या व्यू आप बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बेसिस पे हम फिर मतलब भाई देखिए ज्योतिष हो तो ज्योतिष वाली बात तो करनी ही पड़ेगी ना, दूसरा स्टेप ना उठाए। और ललिता, मेरा सवाल आपसे ये भी है, जैसे कहा कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो आप हट जाओ, वो टॉक्सिटी कब आपको हटने पर मजबूर करती है, उसका क्या दायरा है? देखिए कोई भी चीज है, अब वो एग्जाम्पल है कि खौलते हुए पानी में एक मेंढक है और वो उस हीट को सहे जा रहा है, जंप आउट नहीं कर पा रहा, तो एक दिन वो खत्म हो जाता है क्योंकि वो सह रहा है। तो डिसरिस्पेक्ट तो मुझे लगता है किसी भी तरह की शुरुआत में ही आप कट ऑफ हो जाइए, लेकिन अगर कोई चीज एक्सट्रीम तक पहुंचाने से बेहतर है कि आप पीसफुली हैप्पीली बहुत चीजों का अंत कर सकते हो। और उस अंत में ये नहीं कि कोई ग्रीवियंस रह जाए, बट बहुत पीसफुली भी आप कर सकते हो। दो सिचुएशन है, एक होता है न्यूली मैरिड है, ठीक है, अभी कोई बच्चा नहीं है, लेकिन एक बार जब आप बच्चे को ले आते हो ना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। शादी का पूरा इंस्टीट्यूट है ना, शादी क्यों करनी चाहिए, और एक बड़ा ये ना एक वो सा हो गया कि भाई अब बच्चा बड़ा हो गया है तो अब शादी करनी है, शादी हो जाती है तो बच्चे करने हैं, बच्चों के बाद में आपकी बहुत सारे तो चेंज हो गया ना लंकित, हम अब इंडिविजुअल नहीं रह गए, तो हमें बच्चों को भी देखना है, उनका फ्यूचर तो देखना है ना। अब लोग बात करते हैं बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं, डिप्रेशन में क्यों आ रहे हैं, इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सोचो ना
कि मदर फादर का रिलेशन कितना ज्यादा मैटर करता है एक बच्चे की लाइफ में। करता है, लेकिन सारा- एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे अगर आप शादी की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसे भी देखा है कि आप शादी से खुश नहीं है तो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जाता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बहुत तो बहुत हो रहा है। हाँ बहुत हो रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप कैसे देखती हैं? वो तो उसको देखिए अगर ये एज अ फ्रेंडशिप है, आपको इमोशनली सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, हम क्यों इसको कर रहे हैं कि मेल या फीमेल। अगर आपको कहीं दिक्कत है, हम अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इमोशनली जुड़ते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, तो अगर आप मेल के साथ भी एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप है, आप सिर्फ इमोशनल बेसिस पे है, तो फिर मुझे कहीं से यहाँ मैं ऋतु जी आपसे बिल्कुल डिफर करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल इनफिडेलिटी जो है वो फिजिकल इनफिडेलिटी से भी ज्यादा है। आप ठीक है, आप किसी से फिजिकल होने के बाद लेकिन इमोशनली आप किसी को दिमाग में रख रहे हो, वो तो ज्यादा खतरनाक है। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो। प्रॉब्लम शेयर आप अपनी बीवी को छोड़ के कहीं बाहर क्यों करेंगे? यहाँ पर जेंडर क्यों आ रहा है? बीवी को छोड़ा हुआ है, बाहर कर रहे हैं, उसके बाद जो बाहर और तो बीवी कहाँ जाएगी फिर? देखिए इसमें 100% में नहीं कह सकती। इससे तो ये बेटर वो चीजें रिलेशन तभी है जहाँ पे क्योंकि जब भी एक्स्ट्रा जो मेंटल होता है ना, कभी भी अलका देखो 90% फिजिकली नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि अपनी प्रॉब्लम, और ऐसा नहीं कि लड़कों की तरफ से ही होता तो है, वो प्रॉब्लम vice आप अपने versa पार्टनर पे फेथ रख के क्यों नहीं, इसीलिए तो पार्टनर पे फेथ रख के नहीं कर पा नहीं रहे कर तो पाते वही- हैं, तो इसमें दोनों की गलतियां होती है ना कहीं ना मैंने कहीं। तो ऐसा भी देखा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी एक पार्टनर बड़ा इमोशनली फिजिकली वो गलत है, फिर वो दूसरा हर तरह से गलत है। देखो अगर ऐसा है तो फिर तो गलत है, फिर तो आपके लेकिन पास कई कोई बार रास्ता नहीं है। तो बीवियों को पता ही नहीं चलता, और कई बार बीवियां एक्सेप्ट कर लेती हैं, और यही काम अगर बीवी करे तो बवाल हो जाता है, बवाल हो जाता जो है। बहुत बड़ा एक सोसाइटी में बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो हिपोक्रेसी ये है। जो चीटिंग है धोखा, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि नहीं हर सब कुछ हो रहा है फिर भी आप बर्दाश्त करते हो, ये अच्छा तो उपाय बताइए कोई, जब आप इस चीज से निकल रहे हैं देखो, उसमें क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर उपायों की तरफ जाना शुरू कर दे कपल्स, तो फिर तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाए ना। उन्हें तो उपाय सुनने ही नहीं होते हैं बहुत सारे। एक बिल्कुल देखो ऐसी चीज बताऊंगी खास, जो कि एकदम न्यूली मैरिड कपल है ना, 3 मंथ्स के अंदर ही आके बैठ जाते हैं मेरे ऑफिस में कि नहीं हमें डिवोर्स लेना है, और कितना छोटी सी गलती होती है। आजकल क्या होता है, हम एंगेजमेंट में जब रिंग सेरेमनी होती है, रिंग एक्सचेंज करते हैं, मोस्टली लोग सॉलिटेयर डायमंड पहन रहे हैं, डायमंड की रिंग दे रहे हैं, और बिना कुंडली एनालिसिस कराए। आप भी इत्तेफाक रखती होंगी अलंकृता कि अगर सप्तम भाव में कहीं ना कहीं शुक्र का है, अगर शुक्र बैठा है, शुक्र की राशि आपका मार्केश है, खराब है, और आप डायमंड सॉलिटेयर पहन रहे हैं, तो आपको क्या रिजल्ट देगा, आपका पार्टनर के साथ कैसा रिलेशनशिप। ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो मेन तो क्या है कि आप एक बार पर एनालिसिस डायमंड तो आजकल हर कोई चाहता है, बल्कि इस बात हर में कोई ज्यादा चाहता शुरुआत में है। नाराजगी हो जाती है कि भाई तुमने मुझे लेकिन डायमंड और क्यों नहीं ये कराया। मोस्टली कारण है, मैंने कितने केसेस ऐसे सॉल्व किए, सिर्फ उनकी वो रिंग हटवा दी है, विद इन अ मंथ सब कुछ ठीक हो गया है। ये मैं आपके मतलब मैं एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ, आप चाहो तो उसका कांटेक्ट नंबर ले लो, मतलब ऐसा हुआ है बहुत सारे। देखिए हाँ, मतलब आपकी डायमंड्स तो डायरेक्ट शुक्र से जुड़े हुए हैं, और आपके शुक्र को एनहांस करते हैं, और जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ अगर आपने डाल लिया तो फिर नहीं, अगर जरूर है तो मैं तो ये कहती हूँ डायमंड, अगर आपका मार्केश जुपिटर आ रहा है कहीं से, तो आप पहनो डायमंड, उनको गोल्ड बना करते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटी सी बात है, जो कि कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया किसी का। लोग कहते हैं पेशेंस रखो, 50 चीजें कहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, कौन से कलर अच्छे हैं। शादी में आजकल लोग देखो कैसे कैसे कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, कैसे पीच कलर, व्हाइट कलर पहन रहे हैं। ये हमारा ट्रेडिशन तो नहीं है ना। हमारे यहाँ तो रेड को ही पहना गया है हमेशा, माँ लक्ष्मी का कलर है, हैप्पीनेस का कलर है। आप कोई नया रिश्ता जा रहे हो जोड़ने, और वहीं पर ऐसे कलर्स, तो हर चीज मैटर करती है। और आपके हिसाब से व्हाइट कलर शादी में पहनना? देखिए, अगर मैं तो वर्ल्ड वाइड थॉट रखूंगी, अब वर्ल्ड ओवर में इतनी प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, अब वहाँ तो व्हाइट गाउन्स में शादियां होती हैं। हमारे देश में कहीं ना कहीं अभी डेवलपिंग है और बहुत चीजों में पिछड़ा हुआ है। कहाँ हैप्पीनेस है, ये बताओ कहाँ हैप्पीनेस है? आपकी भी बाहर के क्लाइंट्स हैं, उनकी आप- में कहाँ हैप्पीनेस है? बहुत सारी कंट्रीज बस ऐसी ये हैं कि जहाँ उनके लिए पे बहुत आसान है जहाँ divorce पे लेना, मतलब मैं बस। अपने देश की कहीं इसमें आलोचना नहीं कर रही, लेकिन हमारे देश में पर्सनल लाइफ से ना आपके पूरे जिंदगी को जोड़ दिया जाता जी, है। आपको लगता है ऐसे कुछ उपाय होते हैं जिससे रिलेशनशिप आपका सही चल पड़े? डेफिनेटली होते हैं, और देखिए उपाय में तो लोग काउंसलिंग करने से भी, कपल ऐसे होते हैं कि ना वो काउंसलिंग कराना चाहते हैं, और अननेसेसरली वो लोग अपने रिलेटिव्स को बीच में ले आते हैं, तो चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। या तो वो खुद आपस में बात करें, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं होता, और काउंसलिंग करें, और उसके बाद जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं वो तो दे वर्क वंडर। अगर कोई भी उन्हें अपनाता है तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है।
अच्छा, आप दोनों में देखना, आप दोनों तैयार भी होके आएंगे तो अलग अलग, आप ट्रेडिशनल वेयर में, आप थोड़ा सा मॉडर्न बोल रही हैं। कहा जाता है श्रृंगार का भी बहुत असर होता है आपकी शादीशुदा। हाँ बिल्कुल होता है। किस तरह का श्रृंगार, इस तरह का या इस तरह का? नहीं, कहीं कहीं सिमिलर ही है, ऐसा नहीं है, उन्होंने थोड़ा कम किया हुआ है। देखिए ऐसा नहीं है, श्रृंगार तो श्रृंगार है, और वैदिक काल से हमारे यहाँ श्रृंगार को बहुत महत्व दिया गया है। किसी भी देवी की आप मूर्ति अगर इमेजिन कीजिए, सोच के बताइए मुझे, जो श्रृंगार रहित हो, है ना, देवी पार्वती है, राधा रानी है, सीता माता है, सरस्वती माता है। सरस्वती माता का श्रृंगार थोड़ा अलग है, ठीक है ना, लेकिन श्रृंगार के बिना कोई मूर्ति नहीं, कोई माता नहीं है, है ना। तो आप क्योंकि उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है कि श्रृंगार करना ही करना चाहिए, और साइंटिफिक रीजन भी अब तो प्रूव हो रहा है ना। यहाँ बिंदी लगाते हैं, हमारा थर्ड चक्र एक्टिवेट हो जाता है, हम अच्छे डिसीजन लेते हैं, हम फोकस रहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। हम कहते हैं पायल और बिछिया पहनने से भी हमारे सारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारा माइंड कंट्रोल होता है। बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो कि कनेक्टेड है, हमारी चूड़ियों से कनेक्टेड है, रिंग से कनेक्टेड है। भाई एक्यूप्रेशर का आप सब मानते हो ना, जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो आप भी मानते हो, अरविंदा भी मानते हैं। तो प्रेशर पॉइंट्स अगर हमारे प्रेस होते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन को ये भी है कि आप अगर सोना धारण करते हैं तो आपका सूर्य जो है वो जागृत होता है, चांदी धारण करते हैं तो आपका जो मून है, यानी आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिवेट होती है, आपका इमोशनल सेल्फ बेटर होता है। और इसीलिए सोना चांदी का अपना एक रेलेवेंस है पहनने का। उसके बाद हर श्रृंगार का आप देखिए, प्रैक्टिकल श्रृंगार, अब आजकल लेडीज ऑफिस जाती हैं तो उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर श्रृंगार करना पड़ता है। बट जैसे कि उन्होंने बताया आदित्य जी ने कि जब हमारी एक्यूप्रेशर होता है, जब हम टोरिंग पहनते हैं या अगर हम एंकलेट पहनते हैं, बट प्रैक्टिकली आप को ट्रैवल करना है, ट्रेन से जाना है, ड्राइव करना है, तो आप तो पायल वगैरह पहन के कैसे करोगे। लेकिन उसके लिए आप किसी भी तरह का श्रृंगार करो, लेकिन श्रृंगार करो। अभी हल्का सा अगर आप इत्र ही अपने आर्म पिट पे लगा लेते हो तो उससे आपका शुक्र जो है वो बेहतर होने लगता है। आप अपने कान के पीछे थोड़ा सा इत्र लगा ले, काजल है, काजल आपके लिए बहुत उपयोगी होता है। तो हर श्रृंगार का महत्व है, हर श्रृंगार का महत्व है। मैं देख पा रही हूँ आपने शायद जो बिंदी लगाई कुमकुम वाली है, इनकी स्टिकर वाली है, तो इसमें भी क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। देखिए कुमकुम का कितना पौराणिक महत्व है ना, हर चीज रिलेट है। अष्टगंध का महत्व है, हम कहते हैं ना कि जुपिटर कमजोर है तो हल्दी लगा लीजिए, अगर आपका शुक्र कमजोर है तो केसर लगा लीजिए, अगर आपका सूर्य है तो कुमकुम लगा लीजिए। इससे हमारे ग्रह भी एनहेंस होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। हम जब बिंदी लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, कहते हैं जिनका नीच का बृहस्पति है या लाइफ में आपको कोई गोल नहीं मिल रहा है, धन नहीं आ रहा है, तो आप चंदन थोड़ा सा लगाना शुरू कीजिए केसर मिक्स करके। तो हमारे यहाँ तो तिलक का तो बहुत महत्व है, अगर आप तिलक पे बात करेंगे तो हमारा पूरा कॉन्फ्रेंस तिलक पे ही चला जाएगा। तो इसी तरह से हर श्रृंगार का महत्व है। नेचुरल चीज़ों का तो इतना है कि देखिए पहले के ज़माने में जब ये श्रृंगार की चीज़ें नहीं मिलती थी, मेकअप का बॉक्स नहीं होता था, तो पहले रानी महारानियाँ क्या करती थी, फूलों से श्रृंगार करती थी, लिप्स पर भी वो पान या कुछ ऐसा यूज करती थी, हर चीज उनकी ऑर्गेनिक होती थी, गुलाब नेचुरल है ना, गुलाब की पंखुड़ियाँ यूज करती थी और उनकी स्किन देखिए कितनी अच्छी रहती थी। पर श्रृंगार तो वो भी करती थी ना, और बहुत ज्यादा करती थी, उनके तो केश में ही श्रृंगार। आप देखिए क्लियोपैट्रा अपना सबसे ज्यादा वक्त जो है वो श्रृंगार में ही निकालती थी, और कहते हैं दूध से नहाती थी। थेरेपेटिक भी होता है, थोड़ा सा आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। आप देखिए आप किसी भी स्पा सेंटर में चले जाएं या अपना कुछ भी अपने सेल्फ केयर जब आप करते हैं, when you look good you feel good। कुमकुम लगानी चाहिए, स्टिकर वाली बिंदी नहीं लगानी। नहीं, बिंदी तो नहीं, बिंदी है, आप बिंदी नहीं भी लगाते ना तो भी चलेगा, लेकिन अब जो आपके लिए कन्वीनियंट है तो। अच्छा, हेयर कलर का असर होता है क्योंकि आपने हेयर कलर कराया, हेयर कलर में वो किसी तरह का उसका डेफिनेटली वो आपको ऋतु जी ज्यादा बेहतर बता सकती कि हेयर कलर का क्या इफेक्ट होता है आपके रिश्ते में। देखिए अगर आप मुझसे बात अगर पूछोगे तो मैं थोड़ा सा इसलिए बोलूंगी, हमारे यहाँ लेडीज को तो वैसे देखा जाए तो हेयर को लेके, हेयर कट करवाना या उसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट करना नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि से जुड़े होते हैं। बट ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मैं नहीं करवाती हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे बात अगर इसकी हो रही है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम एक्सपेरिमेंट में हेयर में करना चाहिए, क्योंकि ये शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी रिश्तों में फर्क आता है, आप देखिए स्ट्रेटनिंग के लिए अभी तो बहुत सारी बातें हो रही है कि स्ट्रेटनिंग जो हम करवाते हैं ना, शनि का जो कारक ग्रह है हमारे बालों से जुड़ा हुआ है, तो रिश्तों में डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल आती है, हर चीज से प्रॉब्लम आती है। देखो श्रृंगार का भी यहाँ पे क्या महत्व है कि हम कहते हैं पति के लिए कर रहे हैं,
जैसे ही लड़की की शादी होती है ना, वो सिंदूर लगाते हैं, मैं सोच रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ, ठीक है। अब हस्बैंड से लड़ाई हो गई, उस दिन वो नहीं लगेगी। उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो पारा होता है, सिंदूर में जो पारा मिला होता है, जब हम इस जगह पर उसको अप्लाई करते हैं ना, तो वो हमारा ये जो होता है यहाँ जो चक्र होता है हमारा, उसको इनहेंस करता है। तो ये चीजें लोगों को पता ही नहीं है कि पायल, बिछिया, जो श्रृंगार हम पति से ज्यादा अपने लिए करते हैं। हमारे यहाँ पौराणिक मान्यताओं में जो चीजें, जहाँ आप सिंदूर नहीं लगाती हैं, जिन देशों में सिंदूर नहीं लगाया जाता है, क्या उनके पतियों की उम्र लंबी नहीं होती है? और जहाँ सिंदूर लगाया हुआ है पतियों से रिलेटेड नहीं है, मैं यही बात कह रही हूँ अलिंक्ता, नहीं है। हमारे यहाँ पहले जो चीजें मनवानी होती थी, देखिए जो हमारे ऋषि मुनियों को ये चीजें वो फॉलो करें, उसके पीछे उन्होंने ट्रेडिशन बना दिया, मान्यताएं बना दी कि स्त्रियों के लिए, क्योंकि स्त्रियां वीक होती है, इमोशनल ज्यादा होती है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप ये बिछिया पहनो जिससे आपकी वो नस दबे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। ये सारी चीजें उनके द्वारा बनाई गई हैं। बहुत सारी ऐसी तो भाई किंवदंतियां हैं, लेकिन हम फॉलो तब करते हैं जब एक डर आ जाता है। हर स्त्री और पति की उम्र क्यों चाहती थी? क्योंकि देखिए प्यार एक अपनी जगह है, लेकिन पहले पत्नियां डिपेंड होती थी, ठीक है। अगर पति की उम्र लंबी नहीं आज पत्नियां जो हैं वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, तो उम्र लंबी नहीं चाहती हैं। बिल्कुल, ये कि जोड़ा गया है मान्यताओं से, बिल्कुल चाहती हैं, लेकिन वो अपने लिए ज्यादा कंसर्न है इस टाइम पे उनको सेल्फ लव बहुत ज्यादा है। उन्हें पता है कि हमारे कुछ करने से पति का अपना एक लेखा जोखा है, अपना कार्मिक अकाउंट है, हमारा अपना कार्मिक अकाउंट है। कहते हैं ना, पतियों का क्या होता है, भाई पत्नी तो कर ही रही है पूजा, तो वो तो अपने लिए कर रही है ना। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी शादियां आजकल हो रही हैं, बहुत कम शादियों में एक्चुअली लोग पति पत्नी बन पाते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे का आईना होते हैं। कहीं ना कहीं आप का जो एक फेमिनिन साइड है वो आपकी वाइफ फिल करती है, और आपका जो फीमेल्स का मैस्कुलिन साइड है वो एक मेल उसको फिल करता है। तो यानी दो एनर्जीज होती हैं, यिंग और यांग। जब यिंग और यांग दो एनर्जीज आपस में मिलती हैं तो एक संपूर्ण एक भाव बनता है जो जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी होता क्या है कि वो उनकी कॉर्ड्स आपस में अटैच ही नहीं हो पाती, बहुत सारे रिश्तेदार बीच में आ जाते हैं, बहुत सारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, बहुत झूठ आपस में आ जाते हैं। तो जहां झूठ आ जाता है वहां पति पत्नी का रिश्ता खत्म होने लगता है, और आपस में उनकी बात ना होके एक आप सिर्फ जी रहे हो, और आप इस तरीके से जी रहे हो कि आपको आगे बच्चों को पालना है, फिर जिम्मेवारियां लेनी है, और एक दिन आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है। जहां एक शिव और शक्ति जैसा एक जो रिश्ता होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है कि आपके हस्बैंड अगर लंदन में भी हैं और कुछ सोच रहे हैं तो आपको उनकी ब्रेन वाइब्रेशंस आप कैच कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पति पत्नी का, और आपस में एक दूसरे के कर्म भी जुड़ जाते हैं। पति कुछ अच्छा करता है तो पत्नी को फायदा होता है, और पत्नी घर में कुछ पूजा पाठ जब तब करती है तो उसका पूरा फायदा उसके पति को मिलता है। क्योंकि शादी के बाद आप दो कहाँ रहते हो, अर्धनारीश्वर का स्वरूप जो बता रही है अनिता कि शिव शक्ति, देखिए प्रकृति और पुरुष है ना, आदि काल से चल रहा है। दोनों ही सृष्टि के सृजन में एक समान आवश्यक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष से चल जाएगी सृष्टि या सिर्फ स्त्री से। जब सृष्टि का सृजन हुआ था, मनु और शत्रुपा आए थे, तब से ये चला आ रहा है। तो जब दोनों पहिए, दोनों ही वर्ग एक समान होंगे तभी आगे बढ़ेगा। तो जब हम अर्धनारीश्वर का एक स्वरूप मन में लाते हैं तो उसमें शिव और शक्ति को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बात हो जाती है ऊपर नीचे की, नहीं पति आगे है पत्नी पीछे, या पत्नी आगे, तो आगे पीछे ऊपर नीचे का तो है ही नहीं कॉन्सेप्ट ना, ये बिल्कुल समान कॉन्सेप्ट है। और ये जब एक बार, और इसमें अपब्रिंगिंग जब शुरू से ही बच्चा बड़ा होता है ना, तो पेरेंट्स की बहुत बड़ी इसमें रोल पेरेंट्स का है कि वो अपब्रिंगिंग ही इस तरह से करे ना बच्चों की, कि बेटा देखो आगे जाके, और ये समाज का ये सच है कि जो जितना पुरुष का महत्व उतना स्त्री का। अभी क्या होता है कि बच्चा जब अपने माता पिता को कॉन्स्टेंटली लड़ते हुए देखता है, अब वो आपस में इतना उनकी लड़ाई चल रही है, तो वो जो बच्चा है, लड़का है, तो वो सोचता है कि मुझे भी अपनी वाइफ को, वो उस वक्त नहीं सोचता, उसके अवचेतन में जा रहा है कि मुझे भी अपनी वाइफ को ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे पापा मम्मी को कर रहे हैं। या अगर वाइस वर्सा है कि अगर आपकी मदर जो है वो हस्बैंड को ठीक से ट्रीट नहीं कर रही है और आप वही देख के बड़े हुए हो, तो आप
सोचोगे उस वक्त कि नहीं नहीं मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके अंदर ना वो आपकी नेचर में कैसे आ जाएगा। वो कहता है ना कि अगर आप किसी फ्रूट को जो गला हुआ है उसके साथ कोई अच्छा फ्रूट रखो तो साथ वाला फ्रूट भी गलने लगता है। तो वैसे ही हमारे जो संस्कार है वो रोज बनते हैं। अभी 90% आप देखिए कि कहाँ एक्चुअली शादियां जो हैं वो बची हैं, हर घर में आपको कलेश मिलेगा। कलयुग है और कलेश देखिए जो हर घर में कलेश। सेपरेटेड फैमिली उनके बच्चों को आप देखिए कि कितने जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि ज्यादातर जो लड़ाइयाँ होती है इंडिया में, जो आंकड़ा है वो मदर इन लॉ की वजह से है। हाँ, कोई ऐसा टोटका है आपके पास जिससे देखिए बिल्कुल तमन्ना देख, पहली बात तो मदर इन लॉ एक शब्द ही मुझे कहीं ना लगता है कि मदर आपकी मदर है, आपके पति की मदर है तो वो भी मदर ही है। तो आप जब उनको मदर इन लॉ ना सोच के सिर्फ मदर समझोगे ना तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं दूर हो जाएगी। और बट मदर इन लॉ भी तो डॉटर इन लॉ ना समझे ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, दोनों को ही समझना पड़ेगा। अच्छा कई बार हमने ऐसा देखा है कि बच्चा सही से जा रहा है, घास खेल रहा है, अचानक रोने लगता है, अचानक उस क्रैंकी हो जाता है, उसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। ये किस वजह से होता है? नजर? देखिए तमन्ना, बच्चे जो हैं वो एनर्जीज को लेके बहुत ही रिसेप्टिव होते हैं और सबसे जल्दी उनको नजर लगती है। और नजर तो इतनी पत्थर पार होती है कि पत्थर भी टूट जाता है। तो बच्चे को बहुत सुरक्षा में रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप 7 मिर्ची ले लें, वो डंडी वाली जो होती हैं, और हफ्ते में एक बार अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार वो वार के उसे आप जला दें, और उसके बाद वो जो बच जाता है रेजिडुअल उसे अपने घर से बाहर फेंक दें। और बहुत सारे टोटके हैं जिससे बच्चों को नज़र ना लगे, और बहुत सारी माएँ अपने अपने ढंग से। तो सबसे अच्छा ये है कि आप नमक लें अपने हाथ में या फिटकरी लें अपने हाथ में, उसको आप 7 बार बच्चे के ऊपर से उतार के फ्लश कर दें, तो उससे भी बच्चे के ऊपर कोई नज़र होती है तो वो दूर हो जाती है। बाकी ऋतु जी ज़्यादा बेहतर बताएंगी नज़र को। तो बिल्कुल ठीक बताया ललिता। देखो कभी बाल कृष्ण की फोटो देखी है आपने? बाल कृष्ण की तस्वीर जब हम देखते हैं तो उनके फेस पे क्या एक चीज कॉमन होती है कि उनका काला टीका लगा होता है हमेशा। हमेशा यशोदा माँ काला टीका लगाए बिना उनका श्रृंगार पूरा नहीं होता था। तो छोटे बच्चों में तो चलो ठीक है, अब बच्चे इतने कॉन्शियस है भाई नहीं लगवाएंगे टीका, तो आप एक काला टीका उनके कान के पीछे लगा दीजिए, यहाँ हेयर के पीछे लगा दीजिए। इससे अच्छा कोई उपाय ही नहीं है जो कि अब मिसिंग है। काला टीका और काजल, जो कि हमारी मतलब क्या बताऊं, हमारी पुरानी संस्कृति में भी आप देखेंगे, चाहे रानी महारानियां पुरानी फोटो उनके देखिए, अपनी आप पुरानी देख लीजिएगा, जब आप 1 महीने 2 महीने के होंगे तो मम्मी ने 100% काजल और टीका लगाया होगा। तो ये इतनी अच्छी रेमेडी है क्योंकि काजल से नजर ही उतरती है। एग्जैक्टली। दूसरा है कि बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, नहीं लगवा रहे, मान लो कुछ भी नहीं करवा रहे, तो उनके नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए आप, ठीक है? अगर वो नमक से नहा लेते हैं तो हम कहते हैं ना सारी नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाती है। ये बहुत अच्छा उपाय है। कान के पीछे भी काला टीका लगा देते कि नजर हाँ, कान के पीछे लगा लेना, जरूरी नहीं आप माथे पे लगाएं, है ना, लेकिन पहले तो अम्मी बिल्कुल फेस पे लगाया करती थी कि नजर ना लगे। और बच्चों की ना मतलब 90 प्रॉब्लम्स जो होती है उन सबका एक ही सॉल्यूशन है, 10% अब अलग कर दो, एक ही सॉल्यूशन है, नजर। अभी भी क्या करते हैं वो अपने पैरों से हल्का सा धूल लेके कान के पीछे लगा देते हैं, काला टीका नहीं। और बलैया लेना, एक ऐसे हम जो बलैया लेते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजें जो बिल्कुल भूल चुके हैं। चलिए ये नहीं, तुलसी सबके घर में होती है, तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, ठीक है, उसको बच्चे के कहीं भी आप यहाँ लगा दीजिए, हैंड पे, नेवल पे, कहीं भी आप लगा दीजिए। कहीं भी बच्चा चला जाए, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और मेरे पापा तो ये वाला नजर का टोटका बहुत काम होता है। वो चप्पल या जूता लेके अपना 7 बार आप निकालें और उसके बाद उसको ऐसे नजर की बहुत कुछ तो नजर झड़ जाती है। कुछ नहीं, एक गिलास पानी ले लो, सिंपल 7 बार उतारो और उसको वॉश बेसिन में डाल दो, बस। ये सब सोर्सेज हैं जो नेगेटिव एनर्जीज को आपके बच्चे से लेकिन दूर नजर रखते हैं। उतारनी बहुत 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 जरूरी है। बच्चे की कोई समस्या है उसका मैंने देखा कि एकमात्र नजर बहुत बड़ा कारण होता है।